भारत की राजनीति में कई दल आए, कई दल चले गए, लेकिन एक विचारधारा ऐसी रही जिसने लगभग एक सदी का सफर तय करते हुए देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप ले लिया। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय और फिर सिर्फ 2 लोकसभा सीटों से शुरू होकर देश की सत्ता तक का सफर। लेकिन क्या हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी एक ही संगठन है या इनके बीच केवल वैचारिक संबंध है? गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जनता पार्टी क्यों टूटी? और आखिर कैसे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारतीय राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल गया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी दल का प्रचार या विरोध नहीं करेंगे। हम इतिहास के दस्तावेजों, घटनाओं और विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास को समझना किसी पक्ष में खड़ा होना नहीं बल्कि तथ्यों को जानना है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी राजनीतिक यात्रा जिसने आधुनिक भारत की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है। साल 1905 भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आजादी की लड़ाई के साथ साथ एक बहस जन्म ले रही थी। क्या भारत की पहचान केवल एक भौगोलिक सीमा है या एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी? इसी सवाल से शुरू होती है एक ऐसी विचारधारा की कहानी जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। हिंदू महासभा का जन्म साल 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन हुआ। उस समय देश में कांग्रेस आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग भी अलग राजनीतिक पहचान के साथ सक्रिय हो चुकी थी। ऐसे माहौल में हिंदू महासभा ने कहा कि हिंदू समाज को भी एक संगठित राजनीतिक आवाज मिलनी चाहिए। इसके शुरुआती नेताओं में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और बाद में विनायक दामोदर सावरकर जैसे नाम जुड़े। 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व की अवधारणा का विस्तार प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदुत्व को न केवल धर्म नहीं बल्कि भारत की साझा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। नागपुर के एक चिकित्सक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। हेडगेवार का मानना था कि भारत की कमजोरी का कारण हिंदू समाज का बिखराव है। उन्होंने फैसला किया कि राजनीति से पहले समाज को संगठित करना जरूरी है। यहीं से शुरू हुई शाखाओं की परंपरा, जहां स्वयंसेवकों को अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण और राष्ट्र सेवा का संस्कार दिया जाने लगा। आरएसएस ने स्वयं को शुरू से एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बताया, न कि चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल। यह विषय इतिहासकारों के बीच भी एक विषय रहा है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आरएसएस ने संगठन निर्माण पर अधिक ध्यान दिया और प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलनों में सीमित भूमिका निभाई। वहीं संघ का कहना है कि उसके स्वयंसेवकों ने विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में योगदान दिया तथा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। 30 जनवरी 1948 की शाम महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश फैल गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। भारत सरकार ने इस हत्या की व्यापक जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। of my stay in the midst of the poor people of East London. में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और कई अन्य लोग के नाम सामने आए। उन पर मुकदमा चला। विशेष अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को हत्या का दोषी ठहराया। दोनों को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। कुछ अन्य आरोपियों को अलग अलग अवधि की जेल की सजा मिली, जबकि कुछ लोग सबूतों के अभाव में बरी हुए। गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद 4 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का आरोप था कि देश में ऐसा माहौल बना जिसने हिंसा को बढ़ावा दिया। आरएसएस ने इन आरोपों से इनकार किया। बाद में जांच और न्यायिक प्रक्रिया में गांधी की हत्या की साजिश में आरएसएस संगठन के रूप में दोषी नहीं ठहराया गया। 1949 में कुछ शर्तों जैसे संविधान अपनाने और सार्वजनिक गतिविधियों के नियम तय करने के बाद सरकार ने आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध हट चुका था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या केवल सामाजिक संगठन बनकर देश की दिशा बदली जा सकती है या लोकतंत्र में अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल भी जरूरी हैं? इसी सवाल का जवाब बना भारतीय जनसंघ।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आरएसएस ने स्वयं राजनीतिक दल नहीं बनाया, लेकिन उनके कई स्वयंसेवकों ने जनसंघ के संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संस्कृति पर आधारित राष्ट्रवाद, जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण, समान नागरिकता संहिता, गौरक्षा, राष्ट्रीय एकता 1951 में बनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ के यह प्रमुख उद्देश्य थे। 1953 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान और अलग व्यवस्था लागू थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। वे बिना परमिट कश्मीर पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु आज भी राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। अलग अलग पक्ष इसके कारणों पर अलग अलग मत रखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का दौर यहां से शुरू होता है। मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ की कमान धीरे धीरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाथों में आई। उन्होंने एकात्मकता, मानववाद का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि भारत का विकास उनकी संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। आज भी बीजेपी इस विचारधारा का उल्लेख करती है। 1960 और 70 के दशक में दो युवा नेता राष्ट्रीय स्तर पर उभरने लगे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों शामिल थे। दोनों ने जनसंघ को संसद में मजबूती पहुंचाई। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। विपक्षी नेताओं के साथ जनसंघ और आरएसएस के हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगी। कई राजनीतिक दलों ने इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे कठिन दौर माना। 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गईं। कांग्रेस विरोधी कई दल, भारतीय लोक दल, कांग्रेस ओ समाजवादी दल, भारतीय जनसंघ सभी मिलकर जनता पार्टी में शामिल हो गए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यह पहली बार था जब केंद्र में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल की सरकार बनी। सरकार बनने के कुछ समय बाद विवाद शुरू हुआ। कुछ नेताओं ने कहा जनसंघ से आए नेताओं का आरएसएस से संबंध खत्म होना चाहिए। इसे दोहरी सदस्यता विवाद कहा गया। जनसंघ के नेताओं का कहना था कि आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, इसलिए उससे जुड़ाव में कोई समस्या नहीं है। लेकिन विवाद बढ़ता गया। आखिरकार जनता पार्टी पूरी टूट गई। बीजेपी का यहां से जन्म हुआ। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में नई पार्टी बनी। 6 अप्रैल 1980 इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। शुरुआत में पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया, लेकिन 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीट मिली। कई लोगों ने मान लिया कि यह पार्टी शायद कभी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी ताकत नहीं बनेगी। लेकिन आने वाले वर्षों में राम जन्मभूमि आंदोलन, संगठन के विस्तार और नए नेतृत्व के साथ यह पार्टी भारतीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली। यह पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी हार थी, लेकिन यही हार आगे चलकर उसकी नई रणनीति की शुरुआत बनी। अभी के दशक में आखिर में अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा ने बीजेपी के जनाधार को तेजी से बढ़ाया। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। 1996 में बीजेपी पहली बार लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि सरकार केवल 13 दिन में चली गई। 1998 में फिर सरकार बनी। 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनाए गए। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिनमें पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, 1998 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, दूरसंचार क्षेत्र में सुधार, पाकिस्तान के साथ लाहौर बस यात्रा, कारगिल युद्ध में भारत की जीत। अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन राजनीति का सबसे सफल नेता माना जाता है और 2004 की हार एक बार फिर परेशानी बन गई। इंडिया शाइनिंग अभियान के बावजूद 2004 में एनडीए चुनाव हार गया। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। बीजेपी वापस विपक्ष में चला गया। नरेंद्र मोदी का यहीं से उदय होता है। साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। साल 2014 में बीजेपी ने जब
अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह 30 साल बाद पहली बार था कि किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि 2019 में बीजेपी ने पहले से भी बड़ा जनादेश हासिल किया। इसके बाद सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना और राम मंदिर का उद्घाटन, डिजिटल भुगतान और बुनियादी ढांचे पर जोर। इन फैसलों को लेकर देश में व्यापक समर्थन मिला और कई मुद्दों पर विरोध भी हुआ। आज की बीजेपी की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में बीजेपी का नाम गिना जाता है। देश के अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में वह लगातार तीसरे कार्यकाल तक सत्ता में पहुंच चुकी है। लगभग 100 वर्षों की इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे हिंदू महासभा से शुरू हुई वैचारिक बहस ने आरएसएस के रूप में एक संगठन पाया, जनसंघ के रूप में राजनीतिक अभिव्यक्ति हासिल की और फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों के रूप में पार्टी बन गई। इस सफर में संघर्ष भी थे, प्रतिबंध भी लगे, चुनावी हार भी मिली और ऐतिहासिक जीत भी। समय के साथ नेतृत्व बदला, रणनीतियां बदली और भारत की राजनीति भी बदलती चली गई, दिशा तय करती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट्स में बताएं कि अगले डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक और तथ्यात्मक कहानी के साथ।